इंडियन ज्योग्राफी के इस इंट्रोडक्शन लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस क्लास में हम ये समझेंगे कि हमारा जो इंडिया है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, यानी कैसे बना है वो, आज वो कहाँ पर लोकेटेड है, अवस्थिति कहाँ है उसकी, और उन सभी डायमेंशन पर हम लोग बात करने वाले हैं जो इंडिया के इंट्रोडक्शन को लेकर एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा इंडिया है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसके लिए हमको कई मिलियन साल पहले पीछे जाना पड़ेगा और एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का मतलब है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और यह सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा दिया गया था। और अल्फ्रेड वेगनर का यह मानना था कि आज जितने भी हम महाद्वीप देख रहे हैं, चाहे एशिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो, आज से कई मिलियन साल पहले ये सभी महाद्वीप एक साथ एक दूसरे से चिपके हुए थे। और जो संलग्नता है, कंजक्टिविटी है, उसको जिगसॉ फिट कहा गया। जिगसॉ फिट का मतलब जैसे कोई कागज का टुकड़ा फाड़ दो और वापस से उसी कागज के टुकड़े को तभी आप जोड़ सकते हो जब वो एक दूसरे से उसी दरारे में या उसी दरासे में कनेक्ट हो जैसे कि वो फटे हुए थे। तो जो वैगनर ने सभी महाद्वीपों को जोड़कर एक बड़े महाद्वीप की कल्पना की थी, हाइपोथेसिस था, ये सोचा था, तो उस बड़े महाद्वीप को उन्होंने नाम दिया पेंजिया। और इस डायग्राम में जो आप पीले रंग से ये सब जमीन के टुकड़े एक साथ जुड़े हुए देख रहे हैं, इस प्रकार से फैला हुआ है, ये एक्चुअली कंडीशन नहीं है, समझाने के लिए इस प्रकार का मैप बनाया है। तो ये जो पीले रंग से फैला हुआ है यही है हमारा पेंजिया। और जो इसके रिमेनिंग पार्ट में जो आपको ब्लू कलर दिखाई दे रहा है ये है हमारा पेंथालासा। तो अगर पूछा जाएगा कि पेंथलासा का क्या मतलब है, तो पेंथलासा एक ओशियन है, या मैं कहूं एक ग्रेट ओशियन है, एक बहुत बड़ा महासागर है। और जबकि पेंजिया एक महाद्वीप है, एक कॉन्टिनेंट है। तो वैगनर के अनुसार पेंजिया क्या है, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, और पेंथलासा क्या है, एक बहुत बड़ा महासागर है। और इसी महासागर से चारों ओर हमारा पेंजिया घिरा हुआ है। फिर वैगनर ये मानते हैं कि कुछ समय के बाद वैगनर और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाद में ये एक्सेप्ट करते हैं, सी स्प्लिट थ्योरी बाद में ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ कॉन्टिनेंट में ड्रिफ्ट हुआ होगा, यानी कि कॉन्टिनेंट का विस्थापन हुआ होगा। फिर ऐसा माना जाता है कि समय के साथ जो फोर्स लगने थे, अलग अलग फोर्स माने गए। वैगनर ने टाइडल फोर्स माना, प्लेट टेक्टोनिक ने कन्वेक्शनल फोर्स माना। तो वो हम फोर्स की गणना चर्चा वर्ल्ड ज्योग्राफी में करने वाले हैं, फिलहाल मुद्दे पर आते हैं। फिर ऐसा माना गया कि जो पेंजिया है वो दो भाग में टूट गया। जो दो भागों में पेंजिया टूटेगा तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट था, ये वाला, इसे कहा गया लॉरेंसिया। और जो इसके नीचे वाला पार्ट था, यानी पेंजिया दो पार्ट में टूट गया है, ऊपर वाला जो पार्ट है वो लॉरेंसिया है, और जो नीचे वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसका नाम है गोंडवाना। तो पेंजिया आगे चल के दो पार्ट में टूट गया है, एक लॉरेंसिया और एक गोंडवाना। पर समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये जो पानी भरा हुआ था जिसे आप पेंथलासा कह रहे थे, जब जमीन के दो टुकड़े होंगे तो ये पेंथलासा का जो पानी है वो स्वाभाविक है कि इस गैप में जाके भरेगा। तो जब पेंथलासा का पानी इस गैप में जाके भरने लगा यहां पर, तो इससे एक नए ओशियन का फॉर्मेशन हुआ, एक नई वाटर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। और इस नई वाटर बॉडी का नाम दिया गया टेथिस सी, थेथिस सागर।
अब अगर एग्जाम में पूछा जाए कि टेथिस सागर का क्या मतलब है, तो आप बोलोगे जब पेंजिया का बाइफर्केशन हुआ था तो उस बाइफर्केशन से जो नदन वाला पार्ट था वो लॉरेंसिया और जो सदर्न वन था वो गोंडवाना कहलाया। बिटवीन बोथ दो लैंड, ये दोनों जमीन के बीच में जो वाटर बॉडी थी जो फॉर्म्ड हुई, न्यूली वाटर बॉडी, उसी को कहा गया टेथिस सागर। फिर और समय गुजरा, तो जब और समय गुजरता है तो फिर ये लॉरेंसिया फर्दर डिवाइड होता है और गोंडवाना भी फर्दर डिवाइड होगा। और जब लॉरेंसिया फर्दर डिवाइड होता है, ये वाला लॉरेंसिया, तो फिर ये चीजें बनती हैं। कौन कौन? नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और आर्कटिक वाला पार्ट, साथ ही साथ बनता है एशिया। तो लॉरेंसिया के टूटने से 3 बड़े कॉन्टिनेंट बनाने हैं। नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तर अमेरिका महाद्वीप लॉरेंसिया का हिस्सा है, यूरोप महाद्वीप लॉरेंसिया का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप लॉरेंसिया का हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार से जब गोंडवाना टूटेगा तो इससे बनेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और क्लियर कर दूं मैं आपको कि जब ये गोंडवाना टूट रहा था, जैसे ऊपर वाला लॉरेंसिया अलग हो गया और ये जिस इनके टूटने की जो प्रोसेस है लॉरेंसिया की और गोंडवाना की, ये ट्रासिक एज में हो रहा है, आज से 200 मिलियन ईयर अगो। तो जब गोंडवाना टूट रहा था तो ये वाला देखो, ये साउथ अमेरिका है, ये आप देखोगे तो ये अफ्रीका बन रहा है। यहाँ ये वाला आप देखेंगे इस वाले पार्ट को, ये तो ये इंडिया का पार्ट है। यानी इंडिया जब फॉर्म्ड हुआ था तो उस समय वो किसके पास हुआ करता था? गोंडवाना के पास, यानी कि अफ्रीका के पास। और ये वाला पार्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो जो इंडिया है वो एक्चुअली गोंडवाना का पार्ट है, आज से कई साल पहले वो अफ्रीका से जुड़ा हुआ करता था। आप इस मैप में थोड़ा सा स्पष्ट देख सकते हैं इस बात को कि ये हमारा साउथ अमेरिका है, ये हमारा अफ्रीका है। ये जमीन के टुकड़े कहाँ से प्राप्त हुए हमको? गोंडवाना से। और गोंडवाना किसका पार्ट था? पेंजिया का सदर्न पार्ट था। फिर इंडिया कहाँ से निकला? इसी अफ्रीका से टूटकर इंडिया निकला और इसी से ऑस्ट्रेलिया निकल रहा है और इसी से हमारा एक कॉन्टिनेंट है जो अंटार्कटिका है। ऐसा माना जाता है कि अंटार्कटिका इज द रिमेनिंग पार्ट ऑफ पेंजिया, मतलब पेंजिया का अवशेष अंटार्कटिका बना। और ठीक इसी प्रकार से आप अगर देख पा रहे हो तो जैसे जैसे जमीन के बीच में गैप आता गया, नई नई वाटर बॉडी फॉर्म्ड होती चली गई। तो सबसे पहले जो वाटर बॉडी फॉर्म हुई थी, अगर आपको याद हो, तो तैथिस सी था। फिर जैसे जैसे नई नई जमीन बनती गई तो अटलांटिक ओशियन, साउथ ओशियन, आर्कटिक ओशियन बनते गए। और जब सभी ओशियन फॉर्म्ड हो गए, सभी सी फॉर्म्ड हो गए, यानी सागर और महासागर, तो जो पैंथलासा का रिमेनिंग पार्ट बचा उसी को पैसिफिक कहा जाता है, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पैंथलासा महासागर का अवशेष है और जो अंटार्कटिका है वो पेंजिया का अवशेष है। यहां तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब जो इंडिया है और बाकी जितने भी बाइफर्केशन हो रहे थे तो कई सारी वेजिटेशन, फ्लोरा और फोना का भी एक्सटेंशन हुआ। जैसे आप देखो यहाँ पे ये लिस्टोसोरस है। लिस्टोसोरस एक प्रजाति थी जो अंटार्कटिका, इंडिया और अफ्रीका में पाई जाती है। ये उड़ नहीं सकते, तैर नहीं सकते, पर ये तीनों कॉन्टिनेंट में अलग अलग पाई जा रही है। तो इसका मतलब ये तीनों कॉन्टिनेंट एक साथ रहे होंगे, फिर बाद में इनका डिवीजन हुआ होगा तो ये लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट पर पाए जा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी हुआ है। और भी कई हैं, जैसे मेसोसोरस है ना, गिलिप्टोसोरस। तो ये सब जो चीजें हमें दिखता है तो इससे समझ में आता है कि हाँ कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी हुआ है, क्योंकि ये जो वेजिटेशन, फ्लोरा और फोना है ये उड़ नहीं सकते, तैर नहीं सकते। ये तभी पॉसिबल होगा जब सभी कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए होंगे, फिर बाद में इनके अलग होने से कंडीशन हुई है। और जब ये कॉन्टिनेंट या लैंड मास एक दूसरे से अलग हो रहे होंगे तो इनका डायरेक्शन बड़ा ही अलग था। जैसे साउथ अमेरिका का डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो इधर से है कहाँ पर? वेस्ट और नॉर्थ की तरफ। ऐसे ही अफ्रीका का जो डायरेक्शन है वो कहाँ पर है? नॉर्थ और ईस्ट की तरफ। और जो हमारा इंडिया का जो मूवमेंट था, जब वो अफ्रीका से मूव कर रहा था, तो याद रखना है कि इंडिया का जो मूवमेंट है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे पॉइंट समझना है आप सभी बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया का जो मूवमेंट है वो ईस्ट की तरफ हुआ।
और जो अंटार्कटिका है वो वहीं स्टेबल रहा। और ये किसके रूप में मिला? ये है पेंजिया, जो बड़ा महाद्वीप था उसका रिमेनिंग पार्ट के रूप में ये हमको यहाँ मिल रहा है। कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा है, परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप लोग? अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया जब अफ्रीका से अलग हुआ तो यह किस लैंड का पार्ट था? तो आपने आंसर दिया यह गोंडवाना लैंड का पार्ट था। वेरी गुड। दूसरा, जब यह अफ्रीका से अलग हुआ तो इसका मूवमेंट किधर की तरफ था? तो आप बोलेंगे इसका मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट की तरफ था। वेरी गुड। तीसरा, यहां पर एक पॉइंट याद रखना, जब यह नॉर्थ ईस्ट तरफ मूवमेंट कर रहा था तो ये जाके किसी से टकराने वाला है, कॉलिजन होने वाला है। तो जो गोंडवाना यानी इंडिया का हिस्सा है ये जाके ऊपर किससे टकराएगा? तो आप खुद सोचिए, इस चीज को इमेजिन करने का कोशिश कीजिएगा कि अगर ये हमारा इंडिया है और ये इस प्रकार से मूवमेंट कर रहा है नॉर्थ ईस्ट, तो ऊपर जो ये तुमको दिखाई दे रहा है ये है लॉरेंसिया, और लॉरेंसिया में यूरेशिया का पार्ट है ये, और यूरेशिया एक प्लेट है। ऐसे ही इसको हमने कह दिया इंडियन सब कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंडिया की जो प्लेट नॉर्थ ईस्ट मूव करके जा रही है जो कि गोंडवाना का पार्ट है, वो कुछ समय के बाद जाकर कोलाइड करेगी यूरेशियन प्लेट से जो कि लॉरेंसिया का पार्ट है। इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया की प्लेट यूरेशिया की प्लेट से टकरा रही है। अब चूंकि इंडिया गोंडवाना है और यूरेशिया लॉरेंसिया है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि गोंडवाना लॉरेंसिया से टकरा रही है। और जब यह गोंडवाना लॉरेंसिया से टकराएगी तो कंडीशन क्या बनेगी कि हमारा इंडिया यूरेशिया के पार्ट में दिखाई देगा। और ये वाला पूरा पार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये यूरेशिया है। यूरेशिया का सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे एक माउंटेन निकलेगा जिसका नाम है यूराल माउंटेन। इस यूराल माउंटेन के इधर जाएंगे तो यूरोप मिलेगा, और इस यूराल माउंटेन के इधर आएंगे तो एशिया मिलेगा। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर ये जो बड़ा सा व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है लैंड मास, इसे ही यूरेशिया कहते हैं, जिसमें ये वाला हिस्सा एशिया है और ये वाला हिस्सा यूरोप है। पर एशिया में हमारा जो इंडिया है वो किस पार्ट में आता है? तो इसका सही आंसर है साउथ एशिया में। यानी कि जो इंडिया का पार्ट था जब वो मूव कर रहा था नॉर्थ ईस्ट, तो वो एशिया से जब कोलाइड हुआ, टकराया, तो वो एशिया के साउथ वाले पार्ट से टकराया। इसीलिए इंडिया हमारा एशिया के अंतर्गत साउथ एशिया का पार्ट होता है। और साउथ एशिया में 8 कंट्री आती हैं जिसमें इंडिया सबसे बड़ी कंट्री है। तो इस हिसाब से अगर ये रेड कलर आप देखोगे जो कि हमारा इंडिया है, एक्चुअली यह गोंडवाना पार्ट है, यानी इसका जो मेन लैंड मास है वो गोंडवाना का है। पर जो जिससे ये टकरा रहा था वो लॉरेंसिया है। वो क्या है? लॉरेंसिया है। पर अब इस लॉरेंसिया को तो हम एशिया के नाम से जान रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा इंडिया लोकेटेड कहां है? एशिया में। एशिया में कहां? साउथ एशिया में। पर किस लैंड मास का हिस्सा है? गोंडवाना का। एशिया किसका हिस्सा है? लॉरेंसिया का। अब तो मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो जब हमारा इंडिया बन चुका है, कैसे बना है वो मैंने आपको बात बता दी। अब इंडिया बना कैसे, एक कहानी खत्म हो गई, यानी कि एक क्वेश्चन खत्म, फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अब इसका मैं आपको नोट्स दे दूंगा, जो रिमेनिंग फैक्ट हैं वो इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए नोमेनक्लेचर को लेकर। नोमेनक्लेचर का मतलब है कि नामकरण कैसे होगा इंडिया का। अब देखिए, हमारे देश के 2 नाम तो हैं, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत। अब इसको लेकर राजनीति भी हो रही है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए। इंडिया जो नाम दिया गया है और भारत, ये हमारे दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, नाम है आर्टिकल 1 में, कि इंडिया अर्थात भारत हमारे दोनों नाम है। इसकी भी एक कहानी हो सकती है कि हमारे घर का नाम भारत है और स्कूल का नाम इंडिया है। तो ऐसा होता है, अक्सर लोगों के 2 नाम होते हैं। अब मैक्सिमम जो एग्रीमेंट हुए हैं वर्ल्ड लेवल पर वो सब इंडिया के नाम पर हुए हैं। अब अचानक से अगर हम इंडिया को भारत कर दें, हर भारतीय चाहता है कि हमें भारत बुलाया जाए, पर इसके पीछे खर्चे को समझो। डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, यूथ इंडिया, फलाना इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना, इतनी भी आईआईटी हैं, आईआईटी ऑफ खड़गपुर, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसी तो बोलोगे। तो इंडिया, तो इंडियन रेलवे,
RBI, सभी जगह इंडिया लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ नाम बदलोगे, वो इतना पैसा फिर खर्च होगा, उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। हम भारतीय हैं और स्वाभाविक है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने सा लगता है, और इंडिया नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसमें गुलामी शब्द छुपा हुआ है। तो सब भारतीय चाहते हैं कि भारत नाम होना चाहिए। तो वैसे ही बोल तो हम लोग भारत बोल रहे हैं, पर इसमें बहुत खर्चा होगा, इस पर भी विचार करना चाहिए, है ना। तो जो इंडिया है, इंडिया नाम किसने दिया था हम लोगों को? ग्रीक्स ने दिया था, यूनानियों ने। अगर हमसे कोई पूछे कि इंडिया नाम किसने दिया है, तो आंसर है ग्रीक्स ने, यूनानियों ने। और जो भारत है, यह नाम ऐसा मानते हैं कि दुष्यंत के पुत्र थे भरत, उनके नाम पर रखा गया है भारत नाम। भारत को एक और नाम से बुलाया जाता है हिंदुस्तान। तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदुस्तान जो नाम है वो किससे, मतलब किसके द्वारा दिया गया है? पर्शियंस के द्वारा यह नाम दिया गया है। पर्शियंस का मतलब है ईरानियों के द्वारा। जो ईरानी थे वो, उन्होंने हमें हिंदुस्तान नाम दिया। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडस। तो इसी से बनता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सभ्यता है नदियों के किनारे हुआ करती थी, और दूसरी जो अन्य सभ्यता थी जैसे मेसोपोटामिया वगैरह वगैरह, सुमेरियन, वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हुआ करती थी। तो ऐसा मानते हैं कि जो फारस की खाड़ी वाले पर्शियंस लोग थे, जब इससे ट्रेड किया करते थे तो वो लोग हिंदू नहीं बोल पाते थे, यानी कि सॉरी सिंधु नहीं बोल पाते थे। ऐसा मानते हैं कि वो सा को हा प्रोनाउंस करते थे, तो सिंधु को वो क्या बोलते थे? हिंदू नदी। अब हिंदू एक नदी के लिए प्रयोग हुआ, तो हिंदू के आसपास के स्थान कहते हैं, तो हिंदू नदी के आसपास का जो स्थान है वो कहलाएगा हिंदुस्तान। तो यानी ये जो हिंदुस्तान है वो एक विशेष क्षेत्र के लिए बोला गया है, पर इसको फिर बाद में एक राजनीतिकरण कर दिया गया। तो ये एक अलग बहस है, इस पर एक अलग बहस होनी चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा नाम हिंदुस्तान पड़ा। अब एग्जाम में हमसे क्या पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान नाम किसने दिया, इंडिया नाम किसने दिया, भारत नाम कहाँ से आया। एक नाम और बताऊं जो जैन और बौद्ध के स्कल्पचर्स में मिलता है, यानी कि ग्रंथों में मिलता है, और वो है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जैन और बौद्ध के स्कल्पचर में मिलता है, यानी कि गोंडवाना को जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे कई नाम हैं जो हमको समझना है। तो ये नोमेनक्लेचर को लेकर भी हमने यहाँ पर आपको बातें बता दी। तो दो चीजें यहाँ तक तो क्लियर हो गई साहब। कौन कौन सी दो चीजें क्लियर कर ली हम लोगों ने? पहला फॉर्मेशन हो गया है। इंट्रोडक्शन में अगर हमसे कोई फॉर्मेशन के क्वेश्चन पूछेगा तो हम बता देंगे। और दूसरा है नोमेनक्लेचर को लेकर, है ना, नोमेनक्लेचर को लेकर। अब प्रश्न तो इंट्रोडक्शन में किसी भी एग्जाम को आप दोगे उससे बनेंगे ही बनेंगे। जैसे मैं बताता हूं, पहला प्रश्न ये बताओ कि जो इंडिया हमारा है वो एरिया वाइज कितने नंबर पर आता है? तो इसका सही आंसर है एरिया वाइज आता है वो 7 नंबर पर। तो फर्स्ट नंबर पर कौन आएगा? तो आप यहां पर देखिए, फर्स्ट नंबर पर दुनिया का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रशिया, एरिया वाइज। फिर कौन है? फिर है कनाडा। उसके बाद कौन है? फिर है चाइना। उसके बाद कौन है? फिर है यूएसए, चौथे नंबर। उसके बाद कौन है? फिर है तुम्हारा ब्राजील। और फिर कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और फिर 7वें नंबर पर कौन आता है? इंडिया। तो हमारा जो एरिया वाइज नंबर है वो 7 है। पर पॉपुलेशन के मामले में जो रिपोर्ट अभी नई आई है वो स्पष्ट कह रही है कि अब इंडिया पॉपुलेशन के मामले में फर्स्ट नंबर पर है। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडिया के संदर्भ में, तो पहला तो यही प्रश्न पूछा जाएगा हमसे कि बताओ पॉपुलेशन में हमारा क्या रैंक है। अब जो न्यू डेटा सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम पॉपुलेशन में फर्स्ट नंबर पर आ गए हैं। और पूरी दुनिया में जो पुराने डेटा हैं वो मानते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया की 17.5% है। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ 17.5%, वो ओल्ड डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ। ओल्ड डेटा का मतलब जब हमारी रैंक सेकंड हुआ करती थी, अभी ऑफिशियल इसके कोई डेटा नहीं आए हैं।
फिर हमसे पूछा जाएगा कि एरिया वाइज बताओ हमारा क्या रेंज है, तो एरिया वाइज हम 7th नंबर पर आते हैं और दुनिया का जितना एरिया है उसका हम 2.42% कवर करते हैं। देखा जाए तो हमारे पास पॉपुलेशन लगभग 18% है और एरिया अगर देखा जाए तो लगभग 2.42% है। तो हमारे पास ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं। तो ये समस्या है कि रिसोर्स को एलोकेट कैसे किया जाएगा, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स कैसे होगा। तो हमें बहुत कड़े कानून बनाने की ज़रूरत है, पॉपुलेशन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, विभिन्न प्रकार के ऐसे नियम बनाने की ज़रूरत है जिससे कि भविष्य में हमारे आने वाली पीढ़ी रिसोर्स का अच्छे से उपयोग कर पाए। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप जानते हैं महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का एक एरिया है जिसे विदर्भ कहते हैं। इस विदर्भ में जल संकट बहुत बुरी तरह से बना हुआ है, यानी कि यहाँ के लोगों को गर्मियों में पीने का पानी नहीं मिल पाता है। यहाँ तो छोड़ो, भारत के अधिकांश ऐसे मेट्रोपॉलिटन शहर होंगे, शायद आप लोग भी सुने होंगे कि वहाँ गर्मियों में पानी सूख जाता है, फिर टैंकर से पानी डाला जाता है। जैसे मैं इंदौर में रहता हूँ और जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ गर्मियों में टैंकर से पानी डाला ही जाता है, बोरिंग का पानी वाटर लेवल कम हो जाता है और ये फील किया होगा शहरों में रहने वाले लोगों ने। तो वाटर स्कैर्सिटी तो आने वाली है इस दुनिया में, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्स के रिलेटिवली बहुत तेजी से बढ़ रही है। और पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने का जो मेरा मानना है वो ये है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत आसान है, बस हमें पॉलिटिकल जो विल पावर है वो होनी चाहिए। देखिए, जो वर्थ है ना कि किसी भी कम्युनिटी में या किसी भी सोसाइटी में वर्थ कंट्रोल होता है एजुकेशन से। एजुकेशन जिस भी सोसाइटी में ज्यादा होती है उस सोसाइटी में वर्थ कम हो जाते हैं। और जो डेथ होता है वो कंट्रोल होता है हेल्थ, मतलब हेल्थ फैसिलिटी से, हॉस्पिटल वगैरह वगैरह कैसे हैं उसके हिसाब से। तो अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, समझना मेरी बातों को, यदि हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है तो डेथ रेट कम होगी, एजुकेशन अच्छा है तो वर्थ रेट कम होगा। वर्थ रेट और डेथ रेट अगर 2.1 के टोटल फर्टिलिटी रेट पर आ जाएं तो इसे बोलते हैं कि बहुत अच्छी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। एक एवरेज और आइडल पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना चाहिए। भारत के अभी 2.2 के आसपास है। तो ऐसा लग रहा है कि भारत का पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहा है, फोर्सली हमें कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। और पॉपुलेशन एक ऐसा मुद्दा है जो इंसान के अंदर से आना चाहिए कि हमें कंट्रोल करना चाहिए। वो अंदर से तब आएगा जब वो अवेयरनेस होगी, वो अवेयरनेस तब होगी जब एजुकेशन होगी। तो सभी पॉलिटिशियन को स्कूल ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने चाहिए, कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा बनवाने चाहिए, जो स्कूल पहले से बने हैं उन्हें डिजिटलाइजेशन करना चाहिए, ऐसे टीचर जो मक्कारी कर रहे हैं उनकी छटनी कर देनी चाहिए, प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे अच्छे से पढ़ा रहे हैं उनको उसमें भर्ती करना चाहिए। अगर ये प्रोसेस करते हैं तो 10 साल में रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पर भारत में, इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो बजट पढ़ता हो। जब हम लोग बजट पर नहीं पढ़ेंगे तो फिर डिस्कस किस पर होगा, जाति धर्म पर ही डिस्कस हो पाएगा। इसलिए बजट को पढ़ना, इकोनॉमिक ज्ञान होना ये बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो इंडियन पॉलिटिशियन है ये हमको मंदिर मस्जिद में इस प्रकार से उलझा के रखेंगे। फिर आप सुनते हैं कि कहीं 200 करोड़ कैश निकला, किसी मंत्री के लड़के ने 100 करोड़ की डील की, कोई चारा घोटाला में अंदर है, कोई दारू घोटाला में अंदर है, कोई बोफोर्स घोटाला में अंदर है, कोई कॉमनवेल्थ घोटाला में अंदर है, और अंदर कोई नहीं होता, ये सब मस्ती से बाहर घूम रहे होते हैं पैरोल पर। तो ये समझने की जरूरत है अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो इस हिसाब से हमें इंडिया के कॉन्सेप्ट को समझना है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चीज़ों को और इसमें जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे जो बात इसमें मैं बताना चाह रहा हूं वो क्या है वो समझिएगा थोड़ा सा। अभी इंडिया में टोटल स्टेट्स कितनी है, मैं ये बात कर रहा हूं टोटल स्टेट्स की, तो उनकी संख्या है 36। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 36 स्टेट्स को। कुछ तो हो जाती हैं यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, और रिसेंटली इनकी संख्या कितनी है, 8। अब 36 में से अगर हम 8 घटा देते हैं तो हमारे पास स्टेट्स कितनी बचती हैं, तो वो बचती हैं 28। एक याद रखना, एक होता है ऐसा स्टेट जिसमें एस बड़ा होता है, एक होता है ऐसा स्टेट जिसमें एस छोटा होता है। यदि एस कैपिटल है तो इसका मतलब मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, और एस अगर स्मॉल है तो एक प्रोविंसेस की बात कर रहा हूँ।
किसी एक प्रांत की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं लिखूंगा मध्य प्रदेश यानी एमपी एक स्टेट है, तो इसमें एस मैंने छोटा बनाया है, तो इस हिसाब से यह एक प्रोविंसेस है। अब मैं बोलूंगा यूएसए एक यूनाइटेड स्टेट है, तो इसमें मैंने एस कैपिटल बनाया, तो इसका मतलब यह एक कंट्री है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं बेटा, 36 है। 36 के दो पार्ट कर दिए, एक में 8 यूनियन टेरिटरीज हो गई और एक में 28 इट्स, दोनों को जोड़ेंगे 36 हो जाएंगे। अब इनको ऐसे पढ़ना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है बेटा कि इसको इस प्रकार से बाइफरकेट कर लिए। आप ये देखो कि इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से कितनी लैंडलॉक यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। लैंडलॉक का मतलब जो ना तो किसी इंटरनेशनल कंट्री से बाउंड्री शेयर कर रही हैं और ना ही वो किसी बड़ी वाटर बॉडी से बाउंड्री शेयर कर रही हैं। तो 8 यूनियन टेरिटरीज में आपको आंसर मिलेगा कि 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज है इंडिया की जो लैंडलॉक हैं। अगर मैं जवाब दूं तो सबसे पहले दिल्ली और दूसरा है चंडीगढ़। अब ये होमवर्क आपका है बेटा कि आप इसे कितना कर पाते हैं। चंडीगढ़ और दिल्ली 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जो बिल्कुल लैंडलॉक हैं, ना तो किसी इंटरनेशनल बाउंड्री टच कर रही है ना वाटर बॉडी को। फिर आता है जो ऐसी हैं जो पूरी तरह से वाटर बॉडी से कनेक्ट हैं, पूरी तरह से वाटर बॉडी से सराउंडेड हैं, घिरी हुई हैं, पूरी तरह से वाटर बॉडी सराउंडेड हैं। तो उनकी संख्या 2 है। एक है अंडमान निकोबार, आप समझ पा रहे होंगे, और एक है लक्षद्वीप। एक कौन सा है, लक्षद्वीप। ये दोनों, एक बे ऑफ बंगाल में है और एक अरब सागर में है। फिर तीसरे नंबर पर आते हैं हम। जब हम तीसरे नंबर पर आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसको समझते हैं। कुछ ऐसी हैं जो इनक्लेव हैं। इनक्लेव का मतलब है कि वो वाटर बॉडी भी हैं, है ना, वाटर से भी कनेक्ट करती हैं और लैंड मास से भी कनेक्ट करती हैं। तो इसमें हमको 2 जवाब मिलेंगे। एक है पुडुचेरी, देखो ध्यान से जाकर, और दूसरा है दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव। इनको मिला दिया गया है 2020 में, है ना, दोनों को मिक्स कर दिया गया है। अब दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव एक साथ मानी जाएंगी। और 2 ऐसी बची हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री को टच करती हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती हैं। क्योंकि देखो टोटल कितनी है हमारे पास, 8। तो 2 लैंडलॉक हो गई, 2 वाटर बॉडी सराउंडेड हो गई, 2 इनक्लेव हो गए। अब बचे 2, तो वो तुम्हारे इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करती हैं। एक तो जम्मू कश्मीर हो गया और एक लद्दाख हो गया। ठीक इसी प्रकार से आपको 28 स्टेट्स के बारे में कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से हमको स्टेट्स पढ़ने की जरूरत है, एग्जाम में आपको काम आएंगी। ये डायमेंशन लेके चलो, एग्जाम का ये डिमांड है। अगर आप ये डायमेंशन लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये मैंने बनाए हुए हैं, देखो हमारे स्टेट्स के बारे में। ये दिल्ली है, ये चंडीगढ़ है ना, यहाँ पे ये लद्दाख है ना, ये जम्मू कश्मीर है, ये दादरा नगर दमन हवेली है, लक्षद्वीप है, पुडुचेरी है और अंडमान निकोबार है। पुडुचेरी की विशेषता ये है कि ये 3 स्टेट्स में फैली हुई है। 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। केरला में जो इसका, समझना मेरी बात को, डिस्ट्रिक्ट है उसे माहे कहते हैं। तो माहे कहां पर है, केरला में। तमिलनाडु में जाते हैं तो इसके पास 2 डिस्ट्रिक्ट पड़ती हैं, एक तो खुद पुडुचेरी तमिलनाडु में स्थित है और एक कराईकल, यह भी तमिलनाडु में है। और आंध्र प्रदेश में इसकी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसका नाम है यनम। फिर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं यनम। और एक और शब्द आता है वर्सेस यमन। यनम और यमन में अंतर है। ये एक देश है वेस्ट एशिया का और ये एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया के पुडुचेरी का। तो जो यनम है वो पुडुचेरी का डिस्ट्रिक्ट है, गोदावरी नदी के तट के आसपास मिलेगा आपको, है ना, ये पॉइंट याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि इंडिया का जो सबसे नदन पॉइंट है उसका क्या नाम है। तो इसका सही आंसर है इंदिरा कॉल। पॉइंट क्लियर करना, ये नाम इंदिरा गांधी के नाम पर नहीं है। कॉल का मतलब यहाँ कर्नल है। अब कौन कर्नल है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। फिर ऐसे पूछेगा कि सदन मोस्ट पॉइंट है वो क्या है, तो आंसर है कन्याकुमारी है।
कन्याकुमारी में जो पॉइंट है उसे कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं हम उसको? कैप कैमोरिन। तो अगर पूछा जाएगा कैप कैमोरिन क्या है, तो हमारा मेनलैंड का जो जमीन का मेन हिस्सा है उसका सदर्न मोस्ट पॉइंट है। लेकिन अगर इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाएगा जो कि मेनलैंड पर नहीं है, वो एक आइलैंड पर है और उस आइलैंड का नाम है निकोबार आइलैंड, और इसका पूरा नाम है ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो इस ग्रेट निकोबार आइलैंड पर 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास जो एक हमारा सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। अब ध्यान सुनना, नॉर्थ में इंदिरा कॉल, सदर्न में इंदिरा पॉइंट। इसे पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है, अदर नेम है। देखते हैं कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ कि पिग्मेलियन का एक और दूसरा नाम क्या है। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए। यहाँ पे एक पॉइंट और याद कर सकते हैं कि वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, गुजरात में है, जिसे गोहार माता बोलते हैं। और जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो अरुणाचल प्रदेश में, जिसे किबुथी कहते हैं। तो किबुथू पूर्वी क्षेत्र है, यानी पूर्वी सबसे बिंदु है। पश्चिमी बिंदु गौर माता है ना, राजहीरा क्रीक के पास। नदन मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। मेनलैंड पर सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी पर कैप कैमोरिन है। लेकिन इंडिया का अगर पूछा जाए, मेनलैंड ना लिखा हो तो फिर इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर हम उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो टोटल जो इंडिया की लेंथ है वो है 32-14 किलोमीटर। और अगर हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो जो इंडिया की विड्थ है वो है 29-33 किलोमीटर। शायद ये आपके एग्जाम में कभी फैक्चुअल रूप से कोई स्टेटमेंट दे दिया जाए। अब आते हैं हम लोग इंडिया के बॉर्डर्स को लेकर। इंडिया के बॉर्डर से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख लेते हैं। एक बार आप ये समझिए, मैं आशा करता हूं कि आपके हाथों के सामने, यानी जब आप एक क्लास ले रहे हैं तो मैप होगा, और मैप नहीं है तो मैप रख लीजिए। इतना तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंडिया का मैप तो आता ही होगा, क्योंकि ये बेसिक क्लास है। तो एक बार हमारा कनेक्टिविटी बन जाए तो फिर हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अमूमन बेसिक क्लास नहीं करता, ये इंट्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं पढ़ाता। बहुत बड़ा ह्यूज सिलेबस है तो मुद्दे की बात करने में टाइम लगेगा, इसलिए हमारी कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये जरूरी है। तो ये है हमारा प्यारा भारत देश, और इस भारत देश के कई सारे पड़ोसी हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव्स है। तो इनसे हम घिरे हुए हैं, है ना, इनसे हम घिरे हुए हैं। कैसे घिरे हुए हैं उसको समझिए आप। सबसे पहले इधर आइए। जब आप इधर आते हैं तो ये वाली जो कंट्री आपको दिख रही है ये श्रीलंका है, जहां अभी गृह युद्ध छिड़ा हुआ था। तो श्रीलंका इंडिया के मेन बॉडी को टच नहीं करता, बल्कि श्रीलंका इंडिया से अलग होता है एक स्ट्रेट के द्वारा, जिसे पाक स्ट्रेट कहते हैं। एल साइलेंट है इसमें। पाक का मतलब यहाँ पाकिस्तान नहीं है, याद रखना। पाक यहाँ के एक मद्रास के उस समय जूनियर लेफ्टिनेंट जनरल थे, उन्हीं के नाम पर यह नाम रखा गया है। तो पाक स्टेट किसको किससे सेपरेट करती है? तो इसका सही आंसर है श्रीलंका को इंडिया से सेपरेट करता है। एक पॉइंट और जो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, ये है बे ऑफ बंगाल। हिंदी में कहें तो ये बंगाल की खाड़ी है जो हिंद महासागर का हिस्सा है। बंगाल की खाड़ी है जो हिंद महासागर का हिस्सा है। और इधर आते हैं तो ये अरब सागर है, ये भी हिंद महासागर का हिस्सा है। कुल मिला के अगर आप ये समझना चाहते हैं तो समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का ये वाला हिस्सा, जिसे हम पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, यह 3 और वाटर बॉडी से कनेक्टेड है या घिरा हुआ है, सराउंडेड है। वेस्ट में जाते हैं तो अरब सागर, ईस्ट में जाते हैं तो बंगाल की खाड़ी, साउथ में आते हैं तो इंडियन ओशियन। अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ वो पॉइंट कुछ इस प्रकार से आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि सपोज करो कि ये श्रीलंका है ना। अब श्रीलंका जो है वो इंडिया से अलग हो रहा है पाक स्ट्रेट के द्वारा, और जो स्ट्रेट होता है उसका क्या मतलब होगा कि वो 2 लैंड मास को सेपरेट करेगा और 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करेगा। अब लैंड मास कौन सा हो गया? एक तो इंडिया लैंड मास हो गया, और दूसरा लैंड मास कौन सा हो गया? तो श्रीलंका हो गया। भाई इनको तो उसने सेपरेट कर दिया। मुद्दा ये है कि ये कनेक्ट किसको कर रहा है? तो ये कनेक्ट कर रहा है बे ऑफ बंगाल को, और नीचे है यहाँ पर मन्नार की गल्फ। तो याद रखना इस पॉइंट के लिए कि मन्नार गल्फ को
बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करता है हमारा पाक स्ट्रेट, जबकि सेपरेट करता है इंडिया को श्रीलंका से। श्रीलंका इंडिया से फिजिकली कनेक्ट नहीं है, ये पॉइंट याद रखना, लेकिन हमारा नेबरिंग कंट्री माना जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर अरेबियन ओशियन में, यहाँ पर अरेबियन एशियन में हमारी एक नेबरिंग कंट्री है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं। वहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल का कॉन्सेप्ट है, मोस्टली टूरिज्म लोग करने जाते हैं, जिसका नाम है मालदीव। तो ये मालदीव जो है वो कनेक्ट होता है हमारे लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप का एक छोटा सा आइलैंड है मिनिकॉय आइलैंड, तो ये उसके पास लोकेटेड है, जिसे हम मालदीव कहते हैं। और ये पॉइंट याद रखना कि मिनिकॉय मालदीव से 8 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होता है। कितने डिग्री के द्वारा? 8 डिग्री चैनल के द्वारा सेपरेट होता है। तो सबसे पास कौन सा है? मालदीव है, अरब सागर में नेबरिंग कंट्री। बे ऑफ बंगाल का नेबरिंग कंट्री कौन है? श्रीलंका है। पर ये दोनों ही फिजिकली कनेक्ट नहीं होते हमसे। तो फिजिकली कनेक्ट कौन कौन होता है वो जानना बहुत जरूरी है। फिजिकली कनेक्ट होता है सबसे पहले हमारा छोटू पाकिस्तान 1, नंबर 2 अफगानिस्तान 2। अब कई लोग बोलते हैं कि अफगानिस्तान इंडिया को टच नहीं करता, ये बात सही है, पर यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं पीओके। अब ये जो पीओके है ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर इसका मतलब है। यहीं पर एक क्षेत्र है बाखन क्षेत्र, बाखन एरिया। तो ऐसा माना जाता है कि बाखन एरिया के पास हमारा कंट्रोल हो रहा है और इसी बाखन एरिया से अफगानिस्तान कनेक्ट करता है, इसीलिए अफगानिस्तान हमारा नेबरिंग कंट्री है। अब चूंकि अफगानिस्तान और भारत के बीच में जो बाउंड्री खींची गई थी 1893 में, नवंबर 1893 में, तो उसका नाम था डूरंड लाइन। तो जो डूरंड लाइन है ये वो उस समय इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में खींची गई, फिर अचानक से पाकिस्तान हमसे सेपरेट हो गया। तो वर्तमान में जो डूरंड लाइन है यह मिलती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, है ना। तो इसीलिए हम इसको अपना नेबर मानते हैं, है ना। छोड़ना क्यों किसी को, एग्जाम पास हो या ना हो बात की बात है, हमारी जमीन हम काहे छोड़े भैया। चाइना हमारा तीसरा नेबर है, नेपाल चौथा है, यहाँ देखो भूटान पांचवा हो गया, म्यांमार छठवा हो गया और ये बांग्लादेश सातवां हो गया। तो टोटल हम कितनी कंट्री से सराउंडेड हैं? 9 कंट्री से। इन 9 कंट्री को अगर 2 पार्ट में डिवाइड करूं तो 7 कंट्री ऐसी हैं जो हमसे फिजिकली कनेक्ट हैं, दिख रहा है, और 2 कंट्री ऐसी हैं जो हमसे वाटर बॉडी के द्वारा सराउंडेड हैं। तो टोटल हम अगर सराउंडेड हैं तो 9 कंट्री से, लेकिन अगर हम फिजिकली कनेक्टेड हैं तो कितने कंट्री से? तो फिजिकली कनेक्टेड हैं हम 7 कंट्री से। आशा करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसमें कई सारे प्रश्न बनेंगे। आप लोगों ने सुना होगा सार्क, है ना, सार्क कंट्रीज आपने सुना होगा, आसियान कंट्रीज। तो सार्क कंट्री में 8 आते हैं, आसियान में 10 कंट्री आती हैं। अब मुझे बताओ कि जो भारत के जो 7 लोग हैं, यानी ये 7 फिजिकल कंट्री हैं, इसमें से कितने सार्क के हैं, कितने आसियान के हैं और कितने किसी के नहीं हैं। ये होमवर्क है आप लोगों का, करके बताइए, देखते हैं कितना अच्छे से आप चीजों को समझ पाते हैं। अब आइए हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पाकिस्तान के साथ हमारे क्या कितनी लंबी बाउंड्री शेयर हो रही है। तो पाकिस्तान के साथ हम लोग जो बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो है 3323 किलोमीटर। ये पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। 106 किलोमीटर बाउंड्री हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान के साथ, जो कि सबसे छोटी बाउंड्री मानी जाती है और एरिया है बाखन। चीन के साथ हम शेयर करते हैं 3488 किलोमीटर की, और नेपाल के साथ हम शेयर करते हैं 1751 किलोमीटर की। भूटान के साथ हम लोग शेयर करते हैं 699 किलोमीटर की। म्यांमार के साथ शेयर करते हैं 1643 किलोमीटर की, और बांग्लादेश के साथ शेयर करते हैं 4096 किलोमीटर की। तो सबसे ज्यादा हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं? नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 चाइना, नंबर 3 हम किसके साथ? पाकिस्तान, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 म्यांमार, नंबर 6 भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान। सीक्वेंस याद रहेगा आप लोगों को।
जब कंट्री हमसे टच कर रही है तो इनके बीच में कुछ इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं जो हमको याद करने की जरूरत है। जैसे रेड क्लिफ लाइन देखिए, यह रेड क्लिफ लाइन जो है वो अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में खींची गई है। फिर आते हैं मैक माहोन लाइन। जो मैक माहोन लाइन है यह खींची गई है भारत और चीन के बीच में, जहां अरुणाचल प्रदेश है। जबकि भारत और चीन के बीच में जहां लद्दाख वाला अक्षय चिन्ह एरिया है, यहां जॉनसन लाइन खींची गई है। ये पॉइंट आपको याद रखने की जरूरत है। मैक माहोन लाइन जो खींची गई थी वो मार्च 1914 में खींची गई है, शिमला समझौता हुआ था। फिर आते हैं यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश के साथ भी हमारी रेड क्लिफ लाइन लगती है, क्योंकि उस समय यह ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। 1971 में यह बांग्लादेश बना था, क्योंकि हमने ही इसको आज़ादी दिलवाई थी। हाँ, एक पॉइंट याद रखा जा सकता है, बांग्लादेश के पास एक लाइन है जिसे बोलते हैं जीरो लाइन। जीरो लाइन बांग्लादेश और इंडिया के त्रिपुरा के बीच खींची गई है। और त्रिपुरा इंडिया का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। ये पॉइंट भी याद रखने की जरूरत है। ये बचपन में आप लोगों ने ट्रिकें पढ़ी होंगी कि नेबरिंग कंट्री कैसे याद करनी है। बचपन में एमबीए किया, बचपन में एमबीए किया है ना। तो ये बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इतना बड़ा एग्जाम तैयारी कर रहे हो, मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। अब आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। थोड़ा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी इंडिया का देखते हैं। देखिए, जो ये लेटी हुई लाइनें होती हैं इनको हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो वर्टिकली होती हैं इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ऐसा लैटिट्यूड जो ग्लोब को 2 पार्ट में डिवाइड करे उसको इक्वेटर कहा जाता है, और ऐसा लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करे उसको हम प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। जो ये प्राइम मेरिडियन लाइन है ये एक्चुअली एक डेट लाइन होती है। इस डेट लाइन के इधर जाते हैं तो प्लस में टाइम जुड़ेगा, और इस डेट लाइन के इधर में जाते हैं तो माइनस में टाइम जुड़ेगा। यानी आप 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट में जाते हो या 0 डिग्री से 15 डिग्री वेस्ट में जाते हो तो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। अब सपोज करो आप 0 डिग्री पे खड़े हो, 12 बज रहा है, फिर अचानक से आप 15 डिग्री ईस्ट में आ जाते हो लॉन्गिट्यूड में, तो 12 में से अगर 15 आप इधर आए हो तो 1 घंटा बढ़ेगा, तो 15 डिग्री पर 1 बज रहा होगा, 30 डिग्री पर 2 बज रहे होंगे, 45 डिग्री पर 3 बज रहे होंगे, समझ में आ रहा है। 60 डिग्री पर 4 बज रहे होंगे, 75 डिग्री पर 75 5 बज रहे होंगे, तो 82.5 डिग्री पर 5:30 बज रहे होंगे। इसीलिए भारत का जो समय रेखा है IST वो ग्रीन मीन टाइम यानी GMT से 5.5 घंटे आगे है। आगे का मतलब प्लस में है। एक और पॉइंट याद रखना है आप सभी लोगों को कि 0 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है ये डेट टाइम है, ये टाइम है घड़ी वाला, और जो 180 लॉन्गिट्यूड है ये डेट बताता है। तो कौन सा लॉन्गिट्यूड डेट बताता है? 180। कौन सा लॉन्गिट्यूड घड़ी का समय बताता है? तो टाइम जोन बताता है, तो 0 डिग्री। यहां से क्वेश्चन याद रखना कि 0 डिग्री इक्वेटर और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक दूसरे को कहां क्रॉस करते हैं? तो गल्फ ऑफ गिनी में क्रॉस करते हैं। ये पॉइंट याद रखा जाएगा, कहां क्रॉस करेंगे? गल्फ ऑफ गिनी में, जो अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। अटलांटिक ओशियन जो एस टाइप का दिखाई देता है, इसे डार्क ओशियन या अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अब ठीक इसी प्रकार से इंडिया का अगर हम लैटिट्यूड देखेंगे तो इंडिया का मेन लैंड पर जो लैटिट्यूड है वो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। कौन सा वाला? नॉर्थ लैटिट्यूड, और जाता है नॉर्थ में 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड तक। वर्ल्ड ज्योग्राफी में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बाकी आप लोगों को इतना बेसिक तो आता होगा क्योंकि बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और ठीक इसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड है तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। मैंने बता दिया है कि नॉर्थ से साउथ आएंगे तो लगभग इतने किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट जाएंगे तो लगभग इतने किलोमीटर की दूरी होगी। इसको ऐसे समझिए कि जो लॉन्गिट्यूड इंडिया से जितने पास हो रहे हैं उसमें से एक लॉन्गिट्यूड है 23.5 नॉर्थ वाला, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं, हिंदी में कहें तो कर्क रेखा कहते हैं। एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसा लैटिट्यूड है जो इंडिया को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करता है, तो आप बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। इसके ऊपर वाले इंडिया को सब ट्रॉपिकल और इसके नीचे वाले इंडिया को ट्रॉपिकल कहा जाता है। यानी कि जितने भी स्टेट आपको ये दिख रहे हैं इनमें सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए और इसके नीचे वाले में ट्रॉपिकल क्लाइमेट होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। पूरे इंडिया में ट्रॉपिकल ही क्लाइमेट है। उसके पीछे का कारण बताया जाता है हिमालय।
अगर ये हिमालय नहीं होता तो साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाएं हो सकता है हमारे नॉर्थ इंडिया का क्लाइमेट चेंज कर देती हैं। तो इसकी अवस्थिति की वजह से हमारे पूरे इंडिया का जो क्लाइमेट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिमालय कैसा है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट माना जाता है। पर लैटिट्यूडनल कंडीशन के हिसाब से इंडिया के कुछ राज्य ऐसे हैं जो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में आने चाहिए। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। लेकिन अगर हम मेन लैंड से आइलैंड पर जाते हैं तो 6 डिग्री 7 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। अब जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका सही आंसर है 8 राज्यों से। पहला राज्य है गुजरात, फिर ये जाती है राजस्थान, फिर पहुंचती है मध्य प्रदेश, फिर पहुंचती है छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर नॉर्थ ईस्ट की कंट्री में त्रिपुरा में जाती है और अंत में मिजोरम में जाती है। तो यह 8 राज्यों से गुजरती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन ये है कि इन 8 राज्यों की जो कैपिटल है उसमें से कितनी कैपिटल ऐसी हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है? इसका जवाब मुझे बताना है। दूसरा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टोटली नॉर्थ में कितनी स्टेट हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के टोटली साउथ में कितनी स्टेट हैं? अब चूंकि ये 8 स्टेट हैं, अब हमारे पास टोटली बोल रहा हूँ 36 स्टेट हैं, 36 में से 8 तो ऐसी हैं जिनसे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है। तो अब हमारे पास बचती हैं 26। अब 26 में से कितनी ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें यूटी भी शामिल है जो पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में है और पूरी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में है? याद रखना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में जितनी भी स्टेट होंगी वहां पे कभी भी सन का इंसोलेशन वर्टिकल नहीं होगा, सन का जो किरण होगा वो वर्टिकल नहीं होगा। और उसके नीचे जितनी होंगी वहां कभी ना कभी सन का इंसोलेशन एक बार वर्टिकल जरूर होगा। ये पॉइंट याद रखना और इसको इस प्रकार से कनेक्ट करके देखें। वहीं अगर हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की तो यहाँ से 68 से शुरू होता है और यहाँ 90 आता है। अब ये वाला देख रहे हैं जिसे हम बोलते हैं इंडिया का टाइम जोन, इसे IST कहा जाता है। हालांकि एक टाइम जोन और यहाँ से गुजरने वाला है जिसे बोलते हैं चाय बागान टाइम जोन। इसके बनाने की बात की जा रही है पर अभी इस पर बहस जारी है। जब मैं लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा तो इस बात को वापस से मैं बता दूंगा। अब क्वेश्चन है कि जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरता है, ऐसे ही जो इंडिया का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो कि ग्रीन मीन टाइम यानी GMT से ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। ये पॉइंट याद रखना है। यानी कि अगर वहां पर कितना बज रहा होगा 12 तो हमारे यहाँ कितना बजेगा 5.5। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 डिग्री है, कितना है भैया 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, यह भारत के कितने राज्यों से गुजरता है? तो इसका जवाब आप ऐसे कर सकते हैं मौका। M का मतलब MP होता है, O का मतलब उड़ीसा होता है, U का मतलब UP होता है, C का मतलब CG और A का मतलब आंध्र प्रदेश। तो देखो को सीक्वेंस लगा लो। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आती है, फिर मध्य प्रदेश के सिंगरौली से, फिर छत्तीसगढ़ पहुंचती है, फिर उड़ीसा पहुंचती है और लास्ट में आंध्र प्रदेश। ऑप्शन में तेलंगाना अगर आए तो छोड़ देना। देखो अब ये वाला देखो, ये है GMT ग्रीनविच मीन टाइम, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है। अब अगर हमसे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच की दूरी पूछी जाए तो कितना हो जाएगा 5.5 घंटे आगे माना जाएगा। बोलो माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तो वही याद रखना है। अगर हमसे पूछा जाए कि बताओ हमारे गुजरात के राजहीरा क्रिक से अरुणाचल प्रदेश के कृथ्यू के बीच में कितनी दूरी है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 29 डिग्री बराबर 4 गुणा 29 लगभग 116 मिनट। तो लगभग 116 मिनट का अंतर होगा। अगर यहाँ पर 12 बज रहे होंगे तो इधर जाने पर बताओ मुझे प्लस करना है कि माइनस, अब तुम्हारे ऊपर है, ये जवाब मुझे चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि सनराइज है ना, सनसेट अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये हमने एक बेसिक सी बात समझी है, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझा है। अब अगली क्लास में हम अगला टॉपिक लेके आते हैं ज्योग्राफी का सिलेबस के अकॉर्डिंग। जय हिंद, जय भारत।